Hello students, so beta today we are going to begin with the previous chapter that was operators and expressions. So you know that few topics we covered in the last class and few more topics are left. So we will cover them one by one, and children, I want to tell you once more that this chapter is the most important one for the theory part. Okay, you know that in the class 10th also, where while appearing in the board examination, children, you will get at least 6 to 8 marks problem from this chapter. Okay, you know that the theory part is of 40 marks in the class 10th in the board examination, and starting from the class 9, children. Okay, your paper will be divided into two parts, theory and programming, and in the section A, children, the theory part will appear, that will have the weightage of 40 mark, and in the same way programming part will have the weightage of 60 mark. Okay, and you know that the whole theory part is in compulsory section, means you have to attempt all the questions and we don't have the options. Okay, while in the programming part, children, we have 6 problems, means 6 programs you have to attempt in the paper, but you can choose any 4 out of 6. Okay, so children, now come to the chapter once again. The next topic which we are going to cover today, that is arithmetic expression. So children, you know that while writing the program we have to go through various type of mathematical expression, children, and these expressions are divided into 2 categories, children. Okay, now see that what is told in the sheet first. Excuse me. Okay, the first one is pure expression. Okay, now see what is this. An arithmetic expression that contains all the operand, variable and constant of same data type इज कॉल्ड एज प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ओके क्लास, यानी कोई भी अगर ऐसी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है जहाँ पे जितने भी वैल्यू या वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हो वो सब कैसे हैं, सेम टाइप के हैं, यानी कि सारे वैल्यू और वेरिएबल केवल इंटीजर हैं, या केवल सारे जो है कैरेक्टर्स हैं, या सारी वैल्यू केवल जो है आपकी डबल डेटा टाइप की हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है, इंटीजर ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 एंड सी इक्वल टू 30. तो बेटा वी कैन सी इन द फर्स्ट लाइन 3 वेरिएबल्स आर डिक्लेयर्ड एंड इनिशलाइज्ड ऑल्सो विद देयर वैल्यूज़. तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि ए बी सी तीनों इंटीजर हैं. अब इसके बाद अगली लाइन देखिए, इंटीजर आर इक्वल टू ए प्लस प्लस मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस बी माइनस सी. और अगला बेटा ये जो हमारा है स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. इसमें खास बात क्या है कि देखिए ए का यूज़ हुआ है, 5 का यूज़ हुआ है, बी का यूज़ हुआ है, सी का यूज़ हुआ है. ठीक है कि नहीं. तो ए बी सी और आर बेटा 4 वेरिएबल यूज़ हुए हैं, 4 वेरिएबल्स आर देयर, और एक यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है 5. और आपको याद है ना मैंने क्या बताया था कि दैट वेन एवर यू राइट अ होल नंबर इन जावा प्रोग्रामिंग, ओके, विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट, सो देन इट इज़ एज्यूम्ड एज इंटीजर बाई कंपाइलर इटसेल्फ, है ना. तो यहाँ पे बेटा ये जो 4 वेरिएबल हैं आर ए बी सी, ये तो इंटीजर थे ही, और जो आपने कांस्टेंट यूज़ किया है 5, ये भी कैसा है, इंटीजर है. तो यानी 5 यहाँ पे ऑपरेंड है और सारे के सारे इंटीजर हैं. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज़ अ प्योर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है. और यहीं पे बेटा अगर भैया 5 की जगह अगर 5.0 कर दो तो क्या होगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी. कैसे, 4 वेरिएबल इंटीजर और एक वैल्यू डबल, तो फिर ये प्योर नहीं रह जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा, मिक्स्ड एक्सप्रेशन, जो इसकी सेकंड कैटेगरी है. तो बेटा जो मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, देखिए वहाँ क्या बताया गया है कि एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ऑपरेंड, वेरिएबल एंड कांस्टेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप इज कॉल्ड एज मिक्स्ड अर्थमेटिक एक्सप्रेशन. ठीक है, आप समझ गए होंगे कि कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जहाँ पे आपने वेरिएबल और वैल्यू यूज़ किए हैं लेकिन उनका डेटा टाइप अगर अलग अलग है, यानी अगर एक से ज़्यादा अगर 2 टाइप के भी अगर आपने वैल्यू या वेरिएबल यूज़ किए, ओके, देन इट फॉल्स इनटू द कैटेगरी ऑफ मिक्स्ड एक्सप्रेशन. जैसे यहाँ देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया है कि एक वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू 10 है, फिर एक वेरिएबल बी, ये फ्लोट टाइप का है, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट भी है 10.75 एफ. अच्छा बेटा एक चीज़ यहाँ पे और आपको लगे हाँ सीखना है कि सपोज़ कोई यहाँ पे वेरिएबल है डी, और डी में आपने क्या डाल दिया 10.75. तो आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जब भी कोई आप फ्रैक्शनल वैल्यू या डेसिमल वैल्यू लिखते हो, ठीक है ना, तो आपका जो कंपाइलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसको क्या मान के चलता है, डबल टाइप का. ठीक है कि नहीं. तो ये जो अब जैसे यहाँ पे 10.75 आपने लिया डबल टाइप का, तो ये डी में अगर स्टोर कराना है तो डी का टाइप कैसा होना चाहिए, ये भी आपका डबल होना चाहिए. ठीक है ना. तो तभी ये वैल्यू इसमें जाके स्टोर होगी. अगर आपने कभी भी फ्लोट वेरिएबल ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा फ्लोट एफ इक्वल टू
10.75, तो आपको मैं बता दूं कि ये रॉन्ग स्टेटमेंट होगा। आई रिपीट, फ्लोट एफ इक्वल टू 10.75, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। पता है क्यों रॉन्ग स्टेटमेंट है? क्योंकि देखिए 10.75 आपने लिखा, तो आपको पता है कि ये कंपाइलर क्या समझेगा, डबल टाइप की वैल्यू है, तो इसका साइज कितना होगा, 8 बाइट। एफ जो है आपने फ्लोट टाइप का वेरिएबल बताया है, इसका साइज कितना होगा, 4 बाइट। तो आपको पता है बेटा 8 बाइट वाली वैल्यू 4 बाइट में स्टोर नहीं हो सकती है ना। हम लोगों ने ये लास्ट क्लास में सीखा था, जब हम लोगों ने टाइप कन्वर्जन सीखा था, और हमने क्या देखा था कि हायर वैल्यू लोअर टाइप में अपने आप कन्वर्ट नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है, खैर लेकिन यहाँ पे टाइप कास्टिंग नहीं करनी है आपको। बस बेटा आपको ये याद रखना है कि जब भी किसी फ्लोट वेरिएबल में अगर आप पॉइंट वाली या डेसिमल वैल्यू डालते हो, तो आप खाली अपनी वैल्यू के आगे एफ लिख दो, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10.75 एफ, तो आपका कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि 10.75 आपकी डबल टाइप की वैल्यू नहीं है, बल्कि कैसी है, फ्लोट वैल्यू है, और ये वैल्यू को एफ में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप कास्ट ऑपरेटर लगाने की जरूरत नहीं होती, पर आपको ये चीज़ हमेशा आज के बाद अपने माइंड में स्टोर कर लेनी है कि वेन एवर यू आर मेकिंग यूज ऑफ अ फ्लोट वेरिएबल इन द जावा एंड यू आर storing a value in that variable, then you have to apply the f after the value, okay। f आप स्मॉल में या कैपिटल किसी भी लेटर में लिख सकते हैं, बोथ विल वर्क। चलिए अब अपने वापस स्टेटमेंट में आते हैं। तो a आपका इंटीजर है, b फ्लोट है, और ch कैसा है, कैरेक्टर है, ठीक है। और अब आपने क्या किया, अगली लाइन में क्या लिखा, डबल r इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी एच। तो अब आप ये जो स्टेटमेंट है r इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी एच, उसमें ध्यान दीजिए, जो r है डबल टाइप का है, a इंटीजर है, b आपका फ्लोट है, और सी एच कैसा है, कैरेक्टर है। यानी यू आर मेकिंग यूज ऑफ 4 टाइप्स ऑफ वेरिएबल, 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक मिक्स्ड एक्सप्रेशन कहलाएगी। क्लियर है क्लास सबको? तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत सिंपल है, और एग्जाम में पूछते भी हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाई प्योर और मिक्स्ड एक्सप्रेशन, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो ये चीज़ आपको अच्छे से इसको पढ़ लेंगे एक बार। इसके बाद बेटा फिर वाइल राइटिंग द प्रोग्राम इन जावा चिल्ड्रन यू विल फेस मैनी टाइम्स दिस काइंड ऑफ statement. For example, a plus equal to b, a minus equal to b. So children, these are known as shorthand operation, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बताया है, Java allows the use of shorthand binary operation, that is an expression can be written in short form. ओके क्लास, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देके, कि सपोज बेटा आपको ये लिखना है a इक्वल टू a प्लस 10, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या, अब यहाँ देखिए यहाँ पे 2 ऑपरेटर यूज हुए हैं। एक तो कौन सा ऑपरेटर यूज हुआ है, इक्वल टू, और एक कौन सा यूज हुआ है, प्लस। एक आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और एक आपका एडिशन ऑपरेटर है। तो इन दोनों को कंबाइन करके आप शॉर्ट में लिख सकते हो। देखिए हमने क्या लिख दिया, a प्लस इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस इक्वल टू, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट हैंड नोटेशन ऑफ द ऑपरेटर, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, a प्लस a में ऐड करना है कितना, 10 ऐड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे यहाँ पे दिए एग्जाम्पल, कि अगर आपको लिखना है a इक्वल टू a प्लस बी, तो आप क्या लिख दो, a प्लस इक्वल टू बी। आप लिखना चाहते हैं a इक्वल टू a माइनस बी, तो आप सिंपली क्या लिख सकते हो, a माइनस इक्वल टू बी, यानी कि a में से b माइनस कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, a इक्वल टू a माइनस बी के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही आपको a इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b लिखना है, तो आपने लिख दिया a डिवाइडेड इक्वल टू b। ओके क्लास, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो देखिए यहाँ पे जो टॉपिक दिया गया है, वो क्या दिया गया है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस। चिल्ड्रन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछ भी चुके हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में भी इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है कि दैट व्हाट डू यू मीन बाई ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ओके, सो नाउ सी, एंड ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल अबाउट दिस, ठीक है। तो क्या बताया गया है कि इट फाइंड्स द ऑर्डर इन विच एक्सप्रेशंस आर इवेल्युएटेड, यानी ये आपको बताता है कि कोई भी एक अर्थमेटिक ऑपरेशन है, वहाँ पे कई ऑपरेटर कई बार यूज़ होते हैं, ठीक है। तो आपको उन ऑपरेटर्स को किस ऑर्डर में यूज करना है, बस केवल ये चीज़ आपको यहाँ पे बतानी होती है, ठीक है। तो इट इज़ अ सेट ऑफ रूल दैट establishes which operator get evaluated first and how operator within the same precedence level associate, ठीक है। कंप्यूटर यूजेस प्रेसिडेंस ऑफ बाइनरी ऑपरेटर सिमिलरली एज फॉलोड इन मैथमेटिक्स। इन मैथमेटिक वी यूज बॉड मैथ्स, बट इन कंप्यूटर चिल्ड्रन इट अप्लाइज एज बेड मैथ्स। ओके चिल्ड्रन, सो द ओ चेंजेस टू ई हियर, so we call it rule of bed mass.
Okay class, and in the BEDMAS children you have to remember that whenever you will solve a arithmetic operator children, first of all you will solve the bracket. ओके आप सबको पता है सबसे पहले क्या सॉल्व करते हैं हम लोग, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर सेकंड थिंग क्या है, ई स्टैंड फॉर एक्सपोनेंट, यानी बेटा कहीं अगर कोई पावर रेज हो रही है तो पहले सेकंड, ठीक है, आप अपनी पावर कैलकुलेट कर लीजिए। फॉर एग्जांपल 10 की पावर 3 दी है तो 100 सो 1000, ठीक है बेटा। सबसे पहले आप सॉल्व करोगे ब्रैकेट, फिर सॉल्व करोगे एक्सपोनेंट, नंबर 3 पे आप मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आपको बेटा ये याद रखना है कि BEDMAS में नंबर 1 पे बी होता है, नंबर 2 पे आपका ई होता है, और डी और एम यानी डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन ये बेटा नंबर 3 पे होते हैं। अब आप ये सोचो कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो बेटा ऐसा नहीं है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, बोथ आर एट द थर्ड प्लेस। आपको क्या करना होगा कि वेन एवर यू विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जो पहले मिले वो पहले करिए। काफ़ी बच्चे क्या सोचते हैं कि डी एम के पहले है तो यानी कि पहले हम लोग सारे डिवीज़न करेंगे फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है बेटा। ये आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही याद रखनी है कि डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, दोनों की सेम प्रायोरिटी है, और आपको ये लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करने होते हैं जो पहले मिलेगा। अगर बेटा पहले मल्टीप्लाई है तो पहले मल्टीप्लाई करिए, और अगर पहले डिवीज़न है तो पहले डिवीज़न करिए। कैसे अभी मैं आपको बताऊँगा। और बेटा सबसे लास्ट में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होती हैं, तो ये कैसे करना है मैं आपको जल्दी से यहाँ पे 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं। तो ये देखिए बेटा, ये आपका पहला एग्जाम्पल है, ठीक है। देखिए पहला एग्जाम्पल में क्या बोला गया है, इंटीजर ए इक्वल टू 10 कॉमा बी इक्वल टू 15 कॉमा सी। तो बेटा 2 वेरिएबल है मेरे पास, ए और बी, और सी में निकालना है रिजल्ट। क्या बोला है, a इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 प्लस ब्रैकेट b प्लस 5 इंटू 2 माइनस a इंटू बी। तो बेटा आप क्या देख रहे हैं, एक लंबी सी अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपको पता है सबसे पहले आप क्या कहाँ जाओगे, अपने ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, नंबर 1। बेटा जब ब्रैकेट के अंदर आओगे तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, यहाँ पे 2 ऑपरेटर हैं, एक है प्लस और एक है मल्टीप्लाई। तो बताइए पहले क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू 2। तो 5 इंटू 2 बेटा क्या आंसर आता है मेरा, 10 आता है। तो सबसे पहले आप 5 इंटू 2 सॉल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। फिर क्या करोगे, जो 10 को b में ऐड कर दोगे, तो b की वैल्यू कितनी है, 15। तो बेटा 15 प्लस 10, तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 25 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या किया, अपना ब्रैकेट सॉल्व किया। इसके बाद अब आप ब्रैकेट से बाहर आइए। जब ब्रैकेट से बाहर आएंगे तो अब आप देखिए आपको कौन कौन से मिल रहे हैं ऑपरेटर, मल्टीप्लाई है, माइनस है, प्लस है, डिवीज़न है और मल्टीप्लाई है। तो आप देखो एक तो प्लस है और एक माइनस बाकी, तो ये तो सबसे बाद में होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या सॉल्व करेंगे, अपने बाकी जो ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई, तो ये 3 साइन पहले सॉल्व होंगे। तो आप कैसे मूव करोगे, लेफ़्ट टू राइट चलोगे। तो सबसे पहले a को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो a की वैल्यू कितनी है बेटा, 10। तो 10 इंटू 2 यानी कितना हो गया, 20। और अब आप क्या करेंगे, 20 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 4, ठीक है। तो अब आइए 4 प्लस, अब ये ब्रैकेट आ गया, ब्रैकेट का आंसर कितना था, 25, ठीक है। फिर इसके बाद आगे चलिए, माइनस a इंटू बी, ठीक है। तो अब आप पहले a इंटू बी करिए, तो a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 15 है, तो कितना हो गया ये 150। यानी बेटा आपका जो फाइनल जो आया एक्सप्रेशन वो कितना आ गया, 4 प्लस 25 और माइनस 150, है कि नहीं। तो ये आपका यहाँ पे फाइनल आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 121, है कि नहीं। आप इसको एक बार फिर से चेक कर लो, माइनस 121 विल बी योर आंसर, ठीक है। और यही बेटा जाके सी में स्टोर हो जाएगा। तो अब आप जब सी को प्रिंट करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस 121। क्लियर है क्लास। ऐसी एक यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल और देखिए, बोला है इंटीजर p इक्वल टू 100 एंड q इक्वल टू 200 एंड r। फिर r के अंदर आइए, तो अब आप देखिए यहाँ पे कितने ऑपरेटर हैं, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो बेटा 5 ऑपरेटर्स हैं। सबसे पहले क्या करोगे, देखिए यहाँ पे 3 तो डिवीज़न है और एक प्लस और एक माइनस है। तो आपको पता है बेटा प्लस और माइनस तो सबसे लास्ट में। सबसे पहले आप क्या करोगे, डिवीज़न वाले सॉल्व करोगे, ठीक है। तो जो डिवीज़न वाले ऑपरेटर, लेफ़्ट टू राइट चलेंगे हम लोग। पहले बेटा p को 10 से डिवाइड करिए, तो जब आप p की वैल्यू कितनी है, 100, तो 100 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे
तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। और फिर जो आंसर आया 10 को अब उसको 2 से डिवाइड करिए, तो 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा आपका 5 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर इसके बाद आगे चलिए प्लस q डिवाइडेड बाई 10, q की वैल्यू 200 है, तो 200 को 10 से डिवाइड करिए 20 आ जाएगा, और माइनस 50। तो अब की बार देखिए कितना आंसर आया 5 प्लस 20 माइनस 50, तो यानी आपका जो फाइनल आंसर है कितना आ गया -25। और यही -25 आपका आर में जाके स्टोर हो जाएगा, और अब आप जब आर को प्रिंट करोगे इट विल प्रिंट -25। सही है कि नहीं। तो बेटा ये ऐसे आप लोगों को यहाँ पे आराम से, तो ये चीज़ें आपको आती हैं पहले से, बस खाली एक हम लोगों ने यहाँ पे रिवीजन के लिए एक बार कर लिया। इसके बाद बेटा फिर जो सबसे एक और यहाँ पे चीज़ आती है ऑपरेट एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है बेटा, कि ये रूल जो फाइंड करता है ग्रुपिंग ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर इन द एक्सप्रेशन विद मोर देन वन ऑपरेटर ऑफ द सेम प्रेसिडेंस। यहाँ पे बेटा इनका कहना ये है कि कई बार ऐसा होता है कि किसी अर्थमेटिक ऑपरेशन में जो है कई बार सेम प्रेसिडेंस या सेम ऑपरेटर, ठीक है, एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपने एक्सप्रेशन को किस ऑर्डर में सॉल्व करेंगे, और किस ऑर्डर में क्या बेटा, मतलब मैं आपको बिल्कुल सिंपली बता दूं कि दो ही ऑर्डर होते हैं, ठीक है। या तो हम लोग लेफ्ट से राइट मूव करते हैं या फिर राइट टू लेफ्ट मूव करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको अभी अभी देखिए यहाँ पे एक मैंने यहाँ दिया था, ये सामने आपके एक छोटा सा एग्जाम्पल आया था, p डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल शो करता हूँ, ठीक है। सपोज बेटा कहीं ये लिखा हुआ है इंटीजर a इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब बेटा ये सोचो, आपको ये अगर ऑपरेशन मैंने करने को दे दिया, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 बार सेम ऑपरेटर यूज हुआ है, या आप कह सकते हो कि 3 ऑपरेटर हैं जिनका सेम प्रेसिडेंस है। इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट। तो आप सबको पता है हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। तो यानी यहाँ पे जो सेम कैटेगरी के यानी सेम प्रेसिडेंस के या सेम ऑपरेटर हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं अब आप खुद जानते हो। पहले 100 को 5 से डिवाइड करोगे, कितना आ जाएगा आंसर 20, फिर क्या हो जाएगा ये 20 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5। अब क्या करेंगे आप 20 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 10, अब क्या बचेगा 10 डिवाइडेड बाई 5, और अब आपका आंसर कितना आ जाएगा 2। तो फाइनल आंसर ए में कितना स्टोर होगा 2 स्टोर होगा, है कि नहीं। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ऐसी अब जरा एक और देखिए एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे कहा इंटीजर ABCD, और अब जो अगली लाइन है जरा उसको ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा a इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी इक्वल टू 10, ठीक है। और अब बेटा ये जो लाइन है इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इसमें अब आप देखिए क्या हुआ है, मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है कि नहीं। और मैं यहाँ पे पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ABCD ये जो चारों वेरिएबल जो मैंने इसकी प्रीवियस लाइन में डिक्लेयर किए हैं, इन सब की वैल्यू बेटा 10 हो जाए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि अगर आपको ये काम करना होगा तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे 4 अलग अलग लाइनें लिखोगे। क्या लिखोगे, ऐसे इंटीज आप लिखोगे a इक्वल टू 10, फिर b इक्वल टू 10, फिर c इक्वल टू 10 एंड देन d इक्वल टू 10। पर मैंने ये नहीं किया, मैंने क्या किया, मैंने ये 4 लाइन वाला काम एक ही लाइन में कर डाला, ठीक है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पे देखिए आपने 4 ऑपरेटर यूज़ किए और वो भी सेम ऑपरेटर यूज कर लिए, या मैं सेकंड टर्म में बोलूँ तो क्या बोल सकता हूँ कि ऐसा ऑपरेटर यूज कर लिया जिसकी प्रेसिडेंस सेम है, यानी कि जो ऑर्डर है वो सेम है, हमें पता ही नहीं कौन सा पहले कौन सा बाद में यूज होना है। तो बेटा अगर सेम प्रेसिडेंस वाले अगर ऑपरेटर आ गए हैं, ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे यही ऑर्डर आपका रिवर्स होगा, यानी कि ऊपर देखिए क्या चला था लेफ्ट टू राइट, और यहाँ पे क्या चलेगा, ये राइट टू लेफ्ट चलेगा, ठीक है कि नहीं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होती है कि कुछ ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जिनका जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है वो लेफ्ट टू राइट होता है, यानी उनकी जो हम बोल सकते हैं कि जो इवेल्युएशन प्रोसेस है वो लेफ्ट टू राइट चलेगी, और कुछ में क्या होता है राइट टू लेफ्ट चलता है। तो यहाँ पे आइए, ये देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले बेटा ये राइट टू लेफ्ट, तो सबसे पहले क्या चलेगा d इक्वल टू 10, यानी जो 10 है ये अपनी वैल्यू d में कॉपी कर देगा,
ठीक है, तो ये देखिए डी की वैल्यू 10 हो गई। अब इसके बाद ये चलेगा सी इक्वल टू डी, यानी ये जो डी है अपनी वैल्यू 10 सी में कॉपी कर देगा। अब सी की वैल्यू 10 हो जाएगी। अब क्या चलेगा, बी इक्वल टू सी, यानी सी अपनी वैल्यू 10 बी में कॉपी कर देगा, तो बी 10 हो जाएगा। और लास्ट में चलेगा ए इक्वल टू बी, यानी बी अपनी वैल्यू ए 10 में कॉपी, सॉरी बी अपनी वैल्यू 10 ए में कॉपी कर देगा। तो इसके बाद क्या होगा बेटा, सबकी वैल्यू 10 हो जाएगी। अब आप देखो ए भी 10 हो गया, बी भी 10, सी भी 10 और डी भी 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, जो ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी है वो बेटा शिफ्ट हो गई है ना, जो पहले लेफ्ट टू राइट थी वो बाद में राइट टू लेफ्ट हो गई। ठीक है, तो इसी को बेटा हम लोग एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे बेटा लास्ट में मैंने चैप्टर में एक यहाँ पे टेबल आपके की है अटैच पीडीएफ के साथ। ठीक है, ये टेबल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको जो है यहाँ पे बताया गया है सारे ऑपरेटर्स जितने यूज़ होते हैं, ठीक है, उनके नाम दिए गए हैं। ठीक है, इनका प्रेसिडेंस बताया गया है कि सबसे पहले कौन से ऑपरेटर यूज़ होते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, लाइक दिस। ठीक है, कि ये देखिए बेटा जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो ये देखिए यहाँ पे ये हैं हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, डिवीज़न, मॉड्यूलस, ठीक है, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, ये सब हमारे जो ऑपरेटर हैं ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर से पहले यूज़ होते हैं, और लॉजिकल ऑपरेटर सबसे बाद में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, कि सबसे पहले हम लोग अर्थमेटिकल ऑपरेटर परफॉर्म करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग अपने रिलेशनल ऑपरेटर, और सबसे बाद में हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और आपके ये जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये सबसे लास्ट में चलता है। ठीक है, और अगर शॉर्ट हैंड ऑपरेशन हो तो वो कैसे मैनेज होते हैं वो हम आपको बताएंगे, और साथ में ये भी बताइए कि उनका ऑर्डर क्या होता है ऑपरेट करने का, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। ठीक है कि नहीं, लेकिन अगर सेम टाइप के ऑपरेटर आ जाएँ तो राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, तो सॉरी सेम टाइप के, यानी कुछ ऑपरेटर ऐसे भी मिलेंगे जो राइट टू लेफ़्ट चलेंगे। ठीक है कि नहीं, तो ये हो गया आपका। तो याली चैप्टर में बेटा हम लोग इतना ही करेंगे, और इसके बाद फिर जो जब मिलेंगे अगली बार तो मैं आपको फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, और जो है कई तरह के जो ऑपरेशन इस चैप्टर में जो क्वेरीज आती हैं वो कैसे सॉल्व करनी है इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके क्लास, चलिए, थैंक यू वेरी मच।